चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें एंड बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। बात करें इंट्रोडक्शंस पॉपुलेशंस मॉडल की, ठीक है। पॉपुलेशंस मॉडल एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स की। तो इसमें होता क्या है, ये देखिए। पॉपुलेशंस मॉडल जनरली हम इसे पॉपुलेशन जेनेटिक मॉडल्स या फिर मैथमेटिकल्स एंड थ्योरेटिकल्स फ्रेमवर्क जिसका यूज़ हम पॉपुलेशंस में जीन और उनकी फ्रीक्वेंसी को डेवलपमेंट कैसे होते हैं और कैसे वो इनके चेंजेस आते हैं इनके जीन फ्रीक्वेंसी में, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, तो उसे हम पॉपुलेशंस मॉडल कहते हैं। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वह किसी पॉपुलेशंस में जीन फ्रीक्वेंसी में समय के साथ किस तरह से परिवर्तन होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी में या बदलाव आते हैं, तो हम इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं पॉपुलेशंस मॉडल एंड पॉपुलेशंस जेनेटिक्स के अंदर। जो दोनों ही ये बताते हैं कि इनके जीन में और इनकी फ्रीक्वेंसी में क्या परिवर्तन आते हैं। तो इनके जो डेफिनेशंस हैं, इनके डेफिनेशंस को भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, इनके डेफिनेशंस क्या बताते हैं, ठीक है। और इनके जीन फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी, मैंने पहले ही बताया कि इन जीन फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी को हम पॉपुलेशंस मॉडल्स के अंतर्गत ही हम स्टडी करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशंस मॉडल के अंदर ही हम इसको स्टडी करते हैं। और जीन ड्रिफ्ट होते क्या हैं, माइग्रेशंस क्या होते हैं। माइग्रेशंस ये होते हैं कि माइग्रेशन जब एक स्थान से, यदि पॉपुलेशंस ए है, ठीक है, इधर पॉपुलेशंस हो गए हमारे बी, यदि माइग्रेशंस ए होता है कि यहाँ से जो जीन है इधर चला जाता है किसी कारणवश, ठीक है, तो यहाँ जाने के बाद जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं माइग्रेशंस, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, यानी कि प्रवास करना। तो इन म्यूटेशंस, मैटिंग्स और नेचुरल सेलेक्शंस, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आगे स्लाइड में डिटेल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशंस होता क्या है, देखिए। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेसीज इनहेबिटिंग और इन द पास स्पेसिफिक एरिया। ये देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि एक स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे डायग्राम पे, एक स्पेसिफिक एरिया में क्या बोल रहे हैं कि सेम स्पेसीज हैं, एक ग्रुप में सेम स्पेसीज की इंडिविजुअल्स हैं जो क्या करते हैं, प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पॉपुलेशंस आर डायनेमिक यूनिट दैट माई चेंज इट्स। इसमें ये डायनेमिक होते हैं, मतलब इसमें चेंजेस हमें देखने को लगातार मिलते रहते हैं इनके डायनेमिक्स में, ठीक है। मतलब कि ये डायनेमिक है तो इसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे, मतलब ये स्थिर नहीं होंगे। तो ये पॉपुलेशंस आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पाएंगे ब्लू, रेड और इन सारे तीन, यानी कि सभी के कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं जीन पूल। मतलब आपको सारे के, जैसे कि देखिए, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू एलील भी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्राउन एलील भी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन एलील भी है। तो इन तीनों को मिला करके हम बोलते हैं एक जीन पूल। जीन पूल यहाँ नीचे देख पाएंगे आप अच्छे से। जीन पूल का मतलब क्या होता है, जैसे आप इसको देख लीजिए, ये डायनेमिक होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो जीन होते हैं उनमें इनके साइज़ में हमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ये कभी स्मॉल, अब इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। साइज़ में भी, आकार में भी, मोटे पतले, लंबे चौड़े, छोटे नाटे, इन सारी चीज़ें में इनको देखने को मिलेंगे। तो साइज़ में भी, जियोग्राफिकल लोकेशंस, इनके जो स्थान होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यह भी इनके जियोग्राफिकल लोकेशंस के अकॉर्डिंग इसमें भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें जेनेटिक कंपोजिशंस की, तो जेनेटिक कंपोजिशंस जो होते हैं, मतलब इनके जो जीन होते हैं उनमें किस तरह से बदलाव होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स में। आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे कि जीन पूल, व्हाट इज़ जीन पूल। जीन पूल होता क्या है, तो देखिए, द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशंस ऑफ कंटेंट विथिन द मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि
ये जो जीन पूल होते हैं या कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक्स होते हैं जो क्या करते हैं इंफॉर्मेशंस को कंटेंट करके रखते हैं और यह क्या करते हैं विथिन द मेंबर ऑफ पॉपुलेशंस के अंतर्गत बहुत सारे मेंबर्स हैं जो क्या कंटेंट करके रखते हैं एक कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को। उनके बीच जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहते हैं उनको एक कंप्लीट सेट के रूप में वो इन्हें कलेक्ट करके रखते हैं। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में देख पाएंगे आप कि जीन पूल include all the alleles of every gene in a populations that is available for transmissions to the next generations। यह क्या करते हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होते हैं पॉपुलेशंस के अंतर्गत जितने सारे भी जीन एलील्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं एक इंक्लूड करके रखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं उसे ट्रांसमिट करते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन्स में, उसे ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं नेक्स्ट जनरेशन्स में, जिसे हम जीन पूल कहते हैं। जीन पूल का मतलब ये होता है कि ये जो पॉपुलेशंस होते हैं इनमें जो प्रत्येक पॉपुलेशंस हैं मेंबर्स हैं पॉपुलेशंस के अंदर उन सारे जीन का जो कैरेक्टर्स हैं उन सारे जीन को इन लोग जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशंस को क्या करते हैं कंटेंट करके रखते हैं। इसके बाद उसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं जीन फ्रीक्वेंसी की। तो देखिए स्टडी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील एंड जीनोटाइप विथिन पॉपुलेशंस एंड हाउ दे चेंजेस ओवर टाइम। मतलब यहाँ यह बताता है कि जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स होते हैं इसमें हमें इनके जो जीनोटाइप्स होते हैं और फ्रीक्वेंसी होते हैं एलील फ्रीक्वेंसी और एलील जीनोटाइप्स, इसमें जो पॉपुलेशंस के अंतर्गत हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, इनमें चेंजेस आते हैं टाइम टू टाइम्स। किस तरह से चेंजेस आते हैं देखिए, अगर हम एक प्लांट्स लेते हैं, यदि हम प्लांट के एग्जांपल लेते हैं, प्लांट के एग्जांपल लेते हैं जिनकी जो कलर है, ठीक है, और उनकी जो हाइट है। अगर हम इस पर बात करें तो इनमें जो हम इसको डिनोट करेंगे ए से और इस स्मॉल ए से और कैपिटल ए से, तो इन दोनों को हम मिला के बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं? एलील। और अगर इनसे जो मैटिंग होते हैं यानी कि इनसे जो क्रॉस का प्रक्रिया चलता है तो उसे हम बोलते हैं जेनोटाइप्स। जैसे कि देखिए, अगर हम इससे क्रॉस कराते हैं, कैसे क्रॉस कराएंगे? जैसे कि ए और ए, ठीक है, मेंडल्स तो आपने पढ़े होंगे, तो उसमें हमने क्रॉस कराते हैं मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड के थ्रू। तो इसमें हमने वार्प लिए। तो अगर मान के चलिए यहाँ से हमने एक लिए एलील को ए, इधर से हमने ले लिए एक कैरेक्टर्स को, ठीक है। अब क्या होता है, इन दोनों का यहाँ पर हमें मैटिंग देखने को मिलेंगे। तो इससे जो बने वाला जो नए जीनोटाइप्स कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? ए होंगे, कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। तो आप इस वाले डायग्राम पे देख पाएंगे कि स्मॉल ए कैपिटल ए। अगर हम ए ही बात करें स्मॉल कैपिटल ए की, तो उनमें जीनोटाइप्स कैसे निकलेगा? तो देखिए, और ये क्रॉस करते हैं ए और ए, इससे ए के लिए बाहर आएगा, ए के लिए बाहर आया, तो इनका जब क्रॉस होगा तो एक ए और एक ए बनते हैं, ठीक है, मतलब सेम स्पीसीज के होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। इसे हमने बोले थे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट्स, और इसे हम बोले थे होमोजाइगस रिसेसिव। ये क्या करते हैं? ये जीनोटाइप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जिसके जो सिंगल पार्टिकल्स होते हैं इसे हम बोलते हैं एलील, ठीक है। जिससे और यहाँ पर एक स्पीसीज से दोनों के एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग हैं, ठीक है। तो हमें यह बताता है कि इन पॉपुलेशन जेनेटिक दैट ऑब्जर्वेशंस इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशंस बट नॉट इन इंडिविजुअल। मतलब यह है कि जो ए है एक इंडिविजुअल ए और यहाँ एक इंडिविजुअल दो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ये देखिए, जब हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करें तो हम किसी भी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को हम बेस्ड नहीं मान सकते। ऐसा क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि देखिए, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनमें जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी है
वो भी चेंज होते रहेंगे। तो इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को हम उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग बेस्ड नहीं मान सकते। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बात करें, क्लास के जो मेंबर्स हैं, एक या दो ही ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो हर क्लास में टॉप करते जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं, ऐसे इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन आते हैं जिसके कारण तीसरा व्यक्ति जो तीसरा स्टूडेंट्स होता है वो जाके टॉप कर जाता है। तो इसमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिला। इसलिए हम पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल्स को बेस्ड नहीं मान सकते पॉपुलेशंस के अंतर्गत, उनके कंडीशंस के अकॉर्डिंग और एडाप्टेशंस के अकॉर्डिंग जो अपने आप को सर्वाइव कर लेगा हम उसके बेस्ट मानेंगे। लेकिन पॉपुलेशंस के अंतर्गत जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें हम वेस्ट नहीं मान सकते, या एडाप्टेशनल के अकॉर्डिंग परिवर्तन होते रहता है। तो बेस्ट उसे माना जाता है जो एडाप्टेशनल करने के लिए अपने आप को कैपेबल रखते हैं और एक एलील प्रेजेंट होता है। मैंने पहले ही बताया कि पॉपुलेशंस के अंतर्गत बहुत सारे कैरेक्टर्स के इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं और उन इंडिविजुअल्स में एक जीन भी रहता है और जीन में जो एलील भी रहते हैं, ठीक है। तो जीन और एलील फ्रीक्वेंसी को भी हमें फाइंड आउट करना होता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स में और पॉपुलेशन मॉडल में। तो मैंने प्रेजेंट्स किए थे कि जो कैपिटल ए और स्मॉल ए हैं इसे हम एलील्स के रूप में जानते हैं। द एक्सटेंट ऑफ ऑन एलील इन द पॉपुलेशंस, मतलब पॉपुलेशंस के अंतर्गत हम इसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इसके कैलकुलेशंस ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी की बात करें तो पॉपुलेशंस हम किसी पॉपुलेशंस के अंतर्गत हम 200 इंडिविजुअल्स को लेते हैं और 200 इंडिविजुअल्स को टोटल मान के चलते हैं। और उसमें क्या होता है, जो उनके जो ट्रेड होते हैं यानी कि उनके जो कैरेक्टर होते हैं उन्हें हम एलील ए और एलील स्मॉल ए में डिवाइड कर दिए हैं। मतलब अब इसमें किस किस अमाउंट्स में इनके कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं जीनोटाइप्स के रूप में। तो देखिए जीनोटाइप्स होते क्या हैं। हमने बात किए थे स्मॉल ए, कैपिटल ए और कैपिटल ए जो 114 स्पेसीज हैं, उनमें जो होमोजाइगस डोमिनेंट प्रेजेंट, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट्स के रूप में प्रेजेंट हैं। और स्मॉल ए नहीं, कैपिटल ए और स्मॉल ए जो हैं ये क्या करते हैं, 76 हेट्रोजाइगस डोमिनेंस प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो स्मॉल ए और स्मॉल ए हैं और इसमें जो 10% ही जिसे हम होमोजाइगस रिसेसिव के नाम से जानते हैं। तो होमोजाइगस और रिसेसिव आपको पता चल गया डोमिनेंट्स होते क्या हैं। अब बात करते हैं, हमने टोटल नंबर्स की बात की थी कि टोटल इंडिविजुअल्स जो हमने लिए थे यहाँ पर 200। तो यहाँ भी देख पाएंगे आप 200 और टोटल एलील्स जो हम काउंट्स करते हैं टोटल एलील्स, मतलब देखिए एक एलील्स के अंतर्गत हम यदि किसी चीज़ों को काउंट करते हैं तो हम उसका डबल काउंट करते हैं, मतलब एलील का जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डबल रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए होमोजाइगस के अंतर्गत एक सिंगल ए नहीं है, ठीक है, एक सिंगल ए नहीं है, मतलब एक सिंगल कैरेक्टर्स नहीं है, इसमें डबल एलील्स प्रेजेंट हैं। तो हम इन दोनों को देखना पड़ता है, इसलिए हमें 2 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो इनके एलील के लिए कैलकुलेशंस ज्ञात करें तो हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आप देख पाएंगे कि 2 गुणित हमने लिए थे टोटल कितने लेते हैं 200। तो इनमें जो काउंट्स करते हैं तो ये टोटल हो जाते हैं एलील फ्रीक्वेंसीज का टोटल एलील हो जाते हैं 4 यानी कि 400, यहाँ पर 400। तो यह ऑटोसोम्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। एलील फ्रीक्वेंसी को हम कैपिटल पी और स्मॉल क्यू से प्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ये देखिए कि फ्रीक्वेंसी एलील को कैसे ज्ञात करते हैं। स्मॉल ए, एक सिंगल ए का हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ए एलील्स, टोटल नंबर ऑफ एलील्स इन पॉपुलेशंस, ठीक है। अब एलील्स नंबर ऑफ ए एलील्स में 2 गुणित नंबर होमोजाइगस डोमिनेंट्स प्लस नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट्स, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ एलील्स।
टोटल नंबर ऑफ एलिल्स, ठीक है, देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो हमने 2 कैरेक्टर्स लेते हैं, इसलिए हमने 2 इंटू 114 प्लस 66 लिए हैं इसमें। इसके बाद टोटल्स जो थे हमारा, उसमें हमने 400 लिए। इसके बाद ये हो गया 200 228 प्लस 76 इंटू 400 इक्वल्स करके इसमें जो आता है 304 और 4 इक्वल करके आता है 4, ठीक है। टोटल जो इंडिविजुअल्स थे, इनका अगर हम रेशियो निकालें तो इनका जो होता है 0.76, ठीक है, 76। तो जो एलील होते हैं, ए एलील, इनका जो फ्रीक्वेंसी है पी से जिसे हम डिनोट किए थे 0.76। अब एलील फ्रीक्वेंसी हम स्मॉल ए की बात करें, हमने तो कैपिटल ए की दोनों की याद कर, दोनों कैरेक्टर तो हमने याद कर लिए थे। तो अब देखते हैं आगे एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फार्मूला। इसमें आप इस तरह से, इस फार्मूला के अंतर्गत आप इसमें इसे इनपुट करके आप इसका आसानी से रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो एलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी का जो रिज़ल्ट हमें प्राप्त होगा वह या तो वह होगा हमें 1 प्राप्ति होगा, ठीक है, या फिर 0 से 1 के बीच ही हमें रिज़ल्ट प्राप्त होगा। यदि 1 से ज़्यादा होता है या फिर 0 से कम होता है तो हमें रिज़ल्ट सही वैल्यू उसका प्राप्त नहीं होगा। तो हम इसका जो रिज़ल्ट हम सही वैल्यू के रूप में यदि हम जानते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट वैल्यू है होगा 1, यानी कि P + Q बराबर 1, मतलब इसका जो आंसर होगा 1। 0 को हम मान के चलते हैं लेस और 1 को मान के चलते हैं फिक्स एलील, मतलब उस एलील का जो फ्रीक्वेंसी होता है वह होता है फिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना तो आपको समझ में ही हो गया होगा। तो एलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी को हम इसी तरह से याद कर लेते हैं। यहाँ आप बात करेंगे तो यहाँ कैलकुलेशंस ऑफ जीनोटाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात किए हैं वो भी इसमें आपको दिख जाएगा, आप देख लेंगे और इस फार्मूला के अंतर्गत आप उसे इनपुट करके उसका जो सही फ्रीक्वेंसी एलील होगा उसको आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो फार्मूला दिया गया है इस पर आप इसे इनपुट करिए और इसका रिज़ल्ट को फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने पहले बताया था सेम वही प्रोसेस इसमें भी लागू होगा। इसमें मैंने बताया था कि ये मैथमेटिकल्स भी होते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और जेनेटिक मॉडल्स जो होते हैं इनमें पॉपुलेशंस मैथमेटिकल्स के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे हार्डी वेम्बर्स और फ्रेशर्स ने भी इस इक्वेशंस को दिए थे। तो जो हार्डी वेम्बर्स थे इन्होंने अलग अलग इक्वेशंस दिए थे, लेकिन जो हार्डी वेम्बर्स ने दिए थे जो इक्वेशंस, उनका जो फार्मूला होता है वह कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे। इसमें क्या होता है, अंडर द क्रिएटेड कंडीशंस एलील फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट्स फॉर द जनरेशंस ऑफ जनरेशंस। मतलब इसमें बता रहा है कि ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग एलील फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, रिमाइंड्स करते हैं उनके, और वो कॉन्स्टेंट्स के रूप में रहते हैं, क्योंकि यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आसानी से परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन इनके जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही इनमें एलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड आउट करते हैं। यदि एनी वन कंडीशंस इज़ नॉट मेट, इसमें एक कंडीशंस नहीं होता, इसमें कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस देखने को मिलता है, इनके इक्विलिब्रियम में भी, और ये डिस्टर्ब भी होते हैं पॉपुलेशंस इन द एवोल्यूशंस के अकॉर्डिंग। तो यदि हम बात करें कि जो वेम्बर्स इक्वेशंस हैं, हार्डी वेम्बर इक्वेशंस जो हैं, इनमें किस तरह के कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह से इस पर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होते हैं वह किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं। तो इनमें जो कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि इनमें लार्ज पॉपुलेशन साइज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, और नो माइग्रेशंस और नो नेचुरल सिलेक्शंस, नो म्यूटेशंस, रैंडम मेंटिंग्स हो जाते हैं इसमें। तो इन सारी कंडीशंस इस पर फॉलो होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इनके जो फैक्टर्स होते हैं एलील फ्रीक्वेंसी को किस तरह से फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं, इसके बारे में देखते हैं।
तो देखिए, मैंने बताया था कि एलील फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से भी स्टडी करते हैं म्यूटेशंस के अकॉर्डिंग, कि किस तरह से उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। म्यूटेशंस और माइग्रेशंस क्या होते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होते हैं, और सेलेक्शंस क्या होते हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिए थे, लेकिन फिर भी हम इसके एकदम डीपली डिस्कस करते हैं कि इसमें होता क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर्स है एलील फ्रीक्वेंसी का, उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जनरली स्मॉल पॉपुलेशंस होते हैं, जैसे कि रैंडम चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी इन स्मॉल पॉपुलेशंस ड्यू टू चेंज इवेंट विच कैन लीड टू द लॉस ऑफ फिक्सेशंस ऑफ एलील्स। इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होते हैं, इसमें रैंडमली चेंजेस हमें देखने को मिलता है एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर किसी पॉपुलेशंस में। मतलब किसी पॉपुलेशंस के अंतर्गत जो एलील फ्रीक्वेंसी होते हैं उसमें रैंडमली चेंजेस देखने को मिलता है, और यह तब होता है जब इसमें स्मॉल पॉपुलेशंस प्रेजेंट हो। यदि लार्ज पॉपुलेशंस होता है तो उसमें जो इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे वो हमें दिखाई नहीं देंगे कि किस तरह से उसमें चेंजेस होता है। यदि हम बात करें एक स्मॉल पॉपुलेशंस की बात करें तो उसमें अगर किसी प्रकार से चेंजेस आता है तो हमें आसानी से दिखने लग जाते हैं, हमें आसानी से दिखाई देते हैं। यदि हम बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, यदि देखिए इनके पास एक इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें बहुत सारे फ्लावर लगे पड़े हैं। फ्लावर्स अरेंज में है, अरेंजमेंट्स के रूप में प्रेजेंट, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स इस पर हैं, ठीक है। तो वो फ्लावर क्या करते हैं, किसी इवेंट्स की वजह से अचानक से कोई चेंजेस आता है, कि कोई घटना आ जाता है अचानक से, तो क्या होता है इनके कलर में और इनकी स्पेसीज अचानक से डेड कर जाते हैं, धीरे धीरे डेड कर जाते हैं, या फिर उनमें किसी प्रकार से कुछ चेंजेस आने लगते हैं। इसमें जो आपको वाइट कलर का दिख रहा होगा और एक होता है पर्पल कलर का दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब ये जो स्पेसीज हैं और ये स्पेसीज हैं इस वाले डायग्राम में आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये क्या होता है, ये जो है स्पेसीज ये किसी कारणवश छिप गए हैं, या फिर इसमें कोई किसी प्रकार से चेंजेस आ गया, रैंडम चेंजेस लिया गया। और ये जो रेड कलर का जो वो 3 वाले डायग्राम में दिख रहे होंगे, मात्र 3 ही स्पेसीज दिख रहे होंगे, लेकिन ये जो तीसरा वाला डायग्राम है इसमें बहुत सारे रेड स्पेसीज आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये क्या हुआ, इसमें बहुत सारे स्पेसीज तो हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के थे, तो उसमें किसी प्रकार से परिवर्तन हो गया, किसी प्रकार से इवेंट्स आया जिसके कारण उसमें चेंजेस हुआ। तो उनके जो वाइट कलर के जो स्पेसीज थे और ये पर्पल कलर के जो स्पेसीज थे, इन सारे में चेंजेस देखने को मिला। आपको छिपा दिए या मृत्यु हो गई, डेड कर गए, किसी भी कारणवश वह नष्ट हो गया। अब बचे क्या, बचते हैं रेड। वो रेड कलर का जो स्पीसीज हैं बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन जो होते हैं, स्मॉल पॉपुलेशंस जो होते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंतर्गत, तो इसमें रैंडमली चेंजेस देखने को मिलते हैं, और बड़े पॉपुलेशंस के अंतर्गत हम इस तरह की चेंजेस को हमको देखने को नहीं मिलते। देखने को तो मिलते हैं लेकिन हम उसे फाइंड आउट नहीं कर पाते कि किस तरह से इसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो जेनेटिक टाइप्स जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें एक होता है, इसमें 2 तरह के टाइप्स प्रेजेंट होते हैं कि किस किस तरह से इसमें चेंजेस देखने को मिलता है। तो एक फाउंडर इफ़ेक्ट होता है और एक होता है बोटल नेक इफ़ेक्ट। फाउंडर इफ़ेक्ट क्या होता है, occur वन इन द न्यू इंडिविजुअल्स बिकम आइसोलेटेड फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशंस। मतलब कि किसी नए पॉपुलेशंस के अंतर्गत जाता है तो वहाँ उसकी स्पेसीज बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज़ करने लगेंगे, तो वो एक लार्ज पॉपुलेशंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब एक न्यू स्पेसीज वहाँ पर आया और अपना वहाँ का जो कंडीशंस था, एनवायरमेंटल कंडीशंस, उसके अकॉर्डिंग वह सरवाइव कर गया, और सरवाइव जैसे ही कर लिया तो अपने को वह रिप्रोड्यूस किया एक नए लार्ज पॉपुलेशंस में, अपने अपने जीन को वह प्रोड्यूस किया, अपने जितने भी जीन्स थे उनको वह प्रोड्यूस किया और एक लार्ज पॉपुलेशंस में उसे कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह का जो पॉपुलेशंस होते हैं उसे हम बोलते हैं फाउंडर इफ़ेक्ट पॉपुलेशंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोटल नेक इफ़ेक्ट्स होते क्या हैं।
आप इस डायग्राम में देख के समझ सकते हैं कि फाउंडर इफेक्ट होता क्या है। एक पॉपुलेशन से और एक छोटा पॉपुलेशन से, इसमें से किसी एक स्पीसीज यहाँ पर आया और यही जा कर के बहुत सारी स्पीसीज में पे आपको एक लार्ज पॉपुलेशन के अंतर्गत उसे परिवर्तन कर लेगा। तो देखिए अब बोटलनेक इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, देखिए कैन रिजल्ट फ्रॉम ए ड्रास्टिक रिडक्शंस इन पॉपुलेशन साइज ड्यू टू ए सडन इन्वायरमेंटल चेंज। यानी कि इसमें होता क्या है, देखिए सडनली इन्वायरमेंटल्स में किसी कारणवश परिवर्तन हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, जो पॉपुलेशंस के जो साइज होते हैं उनमें भारी कमी के कारण यह चेंजेस हमें देखने को मिलता है और उसमें उस कारण जो परिवर्तन होता है उसके वजह से हम उसे बोटलनेक इफेक्ट कहते हैं। आप इस डायग्राम को देख पाएंगे, इसमें किस तरह से ओरिजिनल पॉपुलेशंस का जो साइज़ है यहाँ पर, और यहाँ जब किसी कारणवश इसमें परिवर्तन हो रहा है तो इनके जो पॉपुलेशन साइज़ में किसी कारणवश अचानक से परिवर्तन हो करके किसी कारणवश कुछ स्पेसीज जो हैं उससे बाहर निकल जा रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण एक सर्वाइवल पॉपुलेशंस के जो स्पीसीज़ जो बाहर आ रहे हैं, और इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ही स्पीसीज़ जो हैं यहाँ पे आपको सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एक पॉपुलेशंस के अंतर्गत किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन जब अचानक परिवर्तन हो जाता है तो उन पॉपुलेशंस के जो साइज़ होते हैं उन पर जो परिवर्तन आता है उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट होता है उसी को हम बोलते हैं बोटलनेक इफ़ेक्ट पॉपुलेशंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए अब हम बात करते हैं नॉन रैंडम मेटिंग्स की। तो नॉन रैंडम मेटिंग जनरली होता कैसे है, जैसे देखिए मेटिंग विथ रिलेटिव इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, इसका आउट ऑफ ब्रीडिंग्स, इसका मतलब ये होता है कि जो मेटिंग्स जो करते हैं, मतलब मान के चलिए कोई स्पेसीज़ है, स्पेसीज़ को हम डिनोट करते हैं एक मेल से और एक करते हैं इधर फीमेल से। ठीक है, आप इस डायग्राम को भी देख के समझ सकते हैं कि जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, हमने लिए मेल को भी कैपिटल ए और हम कैपिटल ए फीमेल को भी लिए हैं, मतलब ये क्या होता है, दोनों रिलेटिव है। ठीक है, तो क्या होता है इनके जब कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं, जैसे कि इसका भी ये और इसका भी, तो ये आपस में जब मीटिंग करेंगे तो इससे जो बनने वाला ऑफ स्प्रिंग होगा वो क्या होगा, होमोजाइगोसिटी। ठीक है, इससे जो बनने वाला ऑफस्प्रिंग होगा होमोजाइगोसिटी, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशंस के थ्रू क्या होता है, इनके कैरेक्टर्स आपस में मिल जाएंगे तो इससे जो मिलने वाला जो बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, होमोजाइगोसिटी। और अगर बात करें हम हेट्रोजाइगोसिटी की, तो हेट्रोजाइगोसिटी होता क्या है, जैसे कि देखिए मेटिंग विथ नॉन रिलेटिव्स इंक्रीज हेट्रोजाइगोसिटी, मतलब मेटिंग करेंगे लेकिन नॉन रिलेटिव के साथ। ठीक है, मेटिंग जब होता है लेकिन नॉन रिलेटिव के साथ होगा और उससे जो बढ़ने वाला जो स्प्रिंग होगा वो क्या होगा, हेट्रोजाइगोसिटी। मतलब कि हेट्रोजाइगोसिटी का मतलब हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे देखिए हमने लिए एक मेल पार्ट्स और एक लिए हम फीमेल पार्ट्स। ठीक है, अब क्या होता है, मेल पार्ट्स को हमने ए कैपिटल ए और फीमेल पार्ट्स को हम स्मॉल ए और स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, जब इसमें हमें क्रॉस का जब ये आपस में मेटिंग करेंगे तो इससे जो बढ़ने वाला ऑफ स्प्रिंग होगा वो क्या होगा, हेट्रोजाइगोसिटी। आप देख पा रहे होंगे ये हाइब्रिड प्लांट्स हो गया और हेट्रोजाइगोसिटी कैरेक्टर्स के हैं। ठीक है, ये हेट्रोजाइगोसिटी कैरेक्टर्स के हैं। तो इससे जो पता चलता है हमें कि जब रिलेटिव के साथ जब फर्टिलाइजेशंस करेंगे तो इससे जो बढ़ने वाला ऑफ स्प्रिंग होगा होमोजाइगोसिटी, और नॉन रिलेटिव मतलब किसी के भी साथ जब ये फर्टिलाइजेशंस करेंगे या मेटिंग करेंगे तो इससे जो बढ़ने वाला ऑफ स्प्रिंग होगा वो क्या होगा, हेट्रोजाइगोसिटी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरल सेलेक्शंस की। नेचुरल सेलेक्शंस किस तरह होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेचुरल सिलेक्शंस क्या होता है, इट इज़ द फाइनल प्रोसेस विच ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन ऑल फ्रीक्वेंसी। मतलब ये जो नेचुरल सिलेक्शंस होता है
ये क्या होता है, एक फाइनल प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि किस तरह से एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंजेस होता है। और नेचुरल सिलेक्शन से यह होता है कि किस तरह से एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग एक स्पेसिस और एलील फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत इनके जो एडोप्टेशंस की प्रक्रिया चलती है कैसा चलती है। अगर नेचुरल चाहे तो उसे सेलेक्ट करेगा, नेचुरल चाहे तो उसे सेलेक्ट नहीं करेगा। एक किस पर डिपेंड होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। मतलब जो स्पेसीज इस पर सरवाइव कर जाता है उसे एडॉप्ट कर लेता है नेचुरल, और जो सरवाइव नहीं कर पाता उसे एडॉप्ट नहीं कर पाता। यदि हम बात करें इसमें, इट इज़ द बेस्ट ऑफ वन रिलेटिव फिटनेस। मतलब इसमें क्या होता है, जो स्पेसीज एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, यदि ये सारे उस स्पेसीज के अंतर्गत उस स्पीसी में है तो अपने आप को उस पर सरवाइव कर जाएगा और वह अडेप्ट भी हो जाएगा और नेचुरल उसे सेलेक्ट भी करेगा। यदि वह किसी कारणवश उस इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग अपने आप को सरवाइव नहीं करेगा तो नेचुरल उसे सेलेक्ट नहीं करेगा। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कलर हमने लगाए हैं कुछ बॉक्स में। तो आप इस वाइट वाले बॉक्स को देखेंगे तो ये वाइट है, तो इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो सर्वाइव करता है उसे ही अडेप्ट करने के लिए ही डार्क वाले को, ठीक है। डार्क वाले को देखेंगे तो ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, मतलब ये सर्वाइव कर जा रहा है उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपने आप को सर्वाइव कर जा रहा है। लेकिन वाइट जो है छिप जा रहा है, ये छिप जा रहा है, मतलब ये स्पीसीज़ जो है अपने आप को वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, तो देखिए इस कंडीशंस में क्या होता है कि जो ये वाइट्स हैं ये इधर क्रॉस हो गया, मतलब कि यहाँ से यह स्पीसीज मर गया, फिर डाइड हो गया, किसी कारणवश वह विलुप्त हो गया, ठीक है। लेकिन डार्क जो है ये अपना स्पीसीज बढ़ाते गया और लास्ट में देखिए बहुत सारा अपनी संख्या में रिप्रोड्यूस कर दिया अपने स्पीसीज को। मतलब ये क्या हुआ, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग उस एनवायरमेंटल की कंडीशंस अपने आप को उस पर एडॉप्ट कर लिया और अपना स्पीसीज़ को इंक्रीज़ किया, प्रोड्यूस किया और बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने आप को वहाँ का उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को डाल लिया। तो नेचुरल सिलेक्शन से ये होता है कि यह जो बहुत सारे कंडीशंस ऐसे होते हैं जिस पर स्पीसीज़ अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। तो इस कंडीशंस में जो स्पीसीज अपने आप को ढाल लेते हैं उस स्थिति में नेचुरल सिलेक्शंस का प्रोसेस देखने को मिलता है और नेचुरल स्वयं ही उसे सेलेक्ट करता है ताकि वह उस इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग अपने स्पीसीज़ को आगे प्रोड्यूस करे और इंक्रीज़ भी करे और अपना फिटनेस बनाए रखे, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शंस हमें यही बताता है। देखिए नेचुरल सिलेक्शंस 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब ये 3 तरह से सेलेक्ट करते हैं अपने आप को। एक होता है डायरेक्शनल सिलेक्शंस, एक डिसरप्टिव सिलेक्शंस और एक होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। क्या करते हैं, इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं स्मॉल साइज से लार्ज की ओर बढ़ते जाते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शंस, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्शंस आप देख सकते हैं इस तरह है। डायग्राम को देखेंगे आप इस ग्राफ को तो आपको इस डायग्राम को देखकर ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं। जो स्पेसीज होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वह किस तरह से सर्वाइवल के अकॉर्डिंग अपने आप को इंक्रीज़ करते हैं और किस तरह से उन इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर पाते हैं। तो इस डायग्राम पे नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स दिख रहा होगा इधर, और इधर दिख रहा होगा साइज़ ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। स्मॉल और लार्ज के रूप में डिनोट किया गया है नंबर ऑफ़ साइज़, आप इस तरह से देख सकते हैं इसको। देखिए आर्टिफिशियल सीड्स होता क्या है, आर्टिफिशियल सीड्स नाम से ही पता चल रहा है कि आर्टिफिशियल यानी कि ह्यूमन द्वारा इसे सेलेक्ट किया गया एक कोई पार्ट्स होता है। इस जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो हम देखते हैं इसमें हम किसी पर्टिकुलर जैसे कि एनिमल्स हो गया या फिर प्लांट्स हो गया, इनसे क्या करते हैं हम सेलेक्ट करते हैं मेल एंड फीमेल पार्ट्स को, ठीक है। मेल और फीमेल पार्ट्स को यदि हम प्लांट्स की बात करें तो इसमें जो फ्लावर होते हैं, इनके जो प्लांट्स होते हैं इसमें रूट सिस्टम और फ्लावर होते हैं, उसमें बहुत सारे एम्ब्रॉय पार्ट्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनसे मेल और फीमेल का प्रोड्यूस होते हैं और उससे जो हम उस पार्ट का यूज़ करके हम एक नए डाउटर्स प्लांट्स का फॉर्मेशंस कर सकते हैं, हैप्लॉइड्स प्लांट्स के रूप में उसे हम जाना जाता है। जैसे कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऐसा सिलेक्शन होता है जिसमें क्या करते हैं, इनके जो फिनोटाइप्स जो कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेड्स कैरेक्टर्स जो होते हैं, इसे हम सेलेक्ट करते हैं और फिर उसे हम प्रोड्यूस करते हैं एक प्रोजेनी डॉटर सेल्स के अंदर। मतलब जो प्रोजेनी बोले तो हम जो मेल और फीमेल पार्ट्स जो होते हैं उससे हम एक नए पार्ट्स का, एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशंस कराना, यह होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शंस। इसे लेबोरेटरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी हम इसे इस
इस सिलेक्शंस का यूज़ करके हम एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशंस कर सकते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं इसमें, जैसे कि इस प्लांट्स है, आप यहाँ पर देखेंगे प्लांट्स हैं। प्लांट्स में हमने सेलेक्ट फॉर इन द टर्मिनल बर्ड्स का हमने यूज़ किया तो हमें बना कैवेस, ठीक है। सेलेक्ट फॉर इन द लेटरल बर्ड्स का हमने यूज़ किया तो बना ब्रूसेल और स्प्राउट्स, ठीक है। और हमने एक प्लांट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट फॉर स्टेम, हमने इस स्टेम का भी सेलेक्ट किया, यहाँ पर देख पाएंगे आप, तो बनता है कोहल रबी, ठीक है। सेलेक्ट फॉर लिप्स के लिए हम सेलेक्ट किए तो बनता है केल। और सेलेक्ट फॉर स्टेम्स एंड फ्लावर को हमने सेलेक्ट किए तो बनता है ब्रोकोगली, ठीक है। और सेलेक्ट फॉर फ्लावर इन द क्लस्टर्स, फ्लावर्स में बहुत सारे मेल फीमेल पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, इस कारण उसमें हमने सेलेक्ट किया तो बनता है क्वालीफ्लोर, मतलब एक कंप्लीट वेजिटेशंस का फॉर्मेशंस हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। और आप लोग भी हमारे चैनल्स को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।